चलिए देखिए, आधुनिक भारत हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री को पढ़ेंगे, आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। जिनका भी हिस्ट्री पेपर 2 का एग्ज़ाम है, जिनका एसएसटी में हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और आप किसी भी स्टेट का पीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं जहाँ से हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, तो अब निश्चित रहें आपका क्वेश्चन फंसेगा। लेकिन ये सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछेगा तब फंसेगा, क्योंकि 7th पेज में आप देखिए किस टाइप का क्वेश्चन रहा। आउट ऑफ सिलेबस रहेगा तो ये कहाँ पाना मुश्किल है। फिर हम लोग बाद में भी एससीईआरटी एनसीईआरटी का निचोड़ रहेगा, हम लोग फिर उसको पेज बाय पेज पढ़ेंगे बाद में। देखिए, आधुनिक भारत की शुरुआत के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि कहानी, आधुनिक भारत की कहानी का स्टार्ट कहाँ से होता है। इनका स्टार्ट होता है यूरोपीय महादेश से। यूरोप एक क्या है, महादेश है। महादेश का मतलब उसमें बहुत सारे देश हैं, ठीक है, बहुत सारे देश हैं। तो हम लोग बात करते हैं भारत के बारे में और यूरोप के बारे में, ठीक है। हम लोग आधुनिक भारत के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आधुनिक भारत की शुरुआत कैसी हुई भारत में, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम एक बात ये बता रहे हैं कि हम लोग जो अभी पढ़ेंगे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज पढ़ने के क्रम में फिर हम लोग एनसीईआरटी एससीईआरटी से रिलेटेड जो भी बुक होगा उसमें भी जो 1 बाय 1 लाइन हम लोग पढ़ेंगे। उनके बाद आप किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे, वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप यूपीएससी एग्ज़ाम छोड़ के कोई भी एग्ज़ाम देंगे, उनका सिलेबस अगर सेम है तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसलिए हम लोग इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और 2-3 पीडीएफ से पढ़ेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में यूरोपियों का आगमन। तो उससे पहले हम लोग ये बात कर रहे हैं कि यूरोपीय कंपनी या यूरोपीय महादेश से ही क्यों भारत आया, और महादेश से भी तो भारत आ सकते थे ना, जो भी कंपनी थे, जो भी मतलब व्यापारी थे। तो यहाँ पर हम लोग भारत के बारे में बात करेंगे। तो भारत में मध्यकालीन भारत चल रहा था। मध्यकालीन भारत में मुगल वंश का टाइम पीरियड चल रहा था, और उसी समय यूरोप एक महादेश था, उसमें बहुत सारे देश थे। तो यूरोपीय महादेश में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। मतलब पुनर्जागरण का मतलब हम लोग कह सकते हैं नए नए खोज के बारे में। तो इससे पहले क्या होता था, यूरोप और भारत के बीच व्यापार होते थे। यूरोप और भारत के बीच क्या होते थे, व्यापार होते थे। अभी हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आगे आगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यूरोप और भारत के बीच व्यापार होते थे। तो यूरोप में क्या हुआ, पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। और भारत में कौन सा वंश था, उसमें मुगल वंश का समय था। और भारत में मध्यकालीन भारत चल रहा था, और यूरोप में मॉडर्न यूरोप चल रहा था, मतलब आधुनिक यूरोप चल रहा था। उसके बाद इसमें यूरोपीय वासी भारत से अरब वाले सामान लेते थे, व्यापारी अरब वासी से फिर यूरोप वासी व्यापार लेते थे, व्यापारी सामान लेते थे। तो उसमें क्या होता था, यूरोप वासी को डायरेक्ट इंडिया मतलब भारत से सामान नहीं मिलता था। तो यूरोप वासी को क्या होता था, डायरेक्ट भारत से सामान नहीं मिलता था। इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि वो डायरेक्ट भारत नहीं आ सकते थे। तो भारत वासी अपना सामान किसको बेचते थे, अरब को बेचते थे। फिर अरब से सामान यूरोपीय महादेश में ज़्यादा था, जिससे यूरोप वासी को सामान मिलता था। इस बीच में क्या हुआ, 1400 एक मिनट, इस बीच में क्या हुआ कि 1453 ईस्वी में अरब ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर दिया। ये कुस्तुनतुनिया कौन सा भाग था, तो यूरोप का पूर्वी भाग था। जब कुस्तुनतुनिया पर अरब आक्रमण कर दिया तो अरब का अधिकार हो गया वहाँ पर। जब आक्रमण करके अधिकार कर लिया तो उसके बाद क्या हुआ, स्थलीय मार्ग जो था वो ठप हो गया। जब स्थलीय मार्ग ठप हो गया तो भारत और यूरोप के बीच व्यापार से संबंधित जो भी मामला था वो सभी ठप हो गया, रुक गया। जब रुक गया तो अब यूरोप वासी सोचे कि अब बिजनेस कैसे होगा, जिस कारण से मामला यहाँ पर थोड़ा रुक गया कुछ दिन के लिए। जब मामला रुक गया तो इसको आगे बढ़ाने के लिए, और एक चीज़ हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि यूरोप और भारत का संबंध व्यापार का टूट जाता है। और यूरोप में क्या शुरू होता है, भौगोलिक खोज के बारे में शुरुआत होती है। उसके बाद इतिहास में ये जो भौगोलिक खोज की शुरुआत होती है, उसी के क्रम में यूरोपीय कंपनी का भारत में डायरेक्ट रूप से आगमन की शुरुआत हो जाती है। अब हम लोग बात किए कि पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। क्यों पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी, क्योंकि यूरोप में आधुनिकीकरण का यूरोप का समय चल रहा था, और भारत में मध्यकालीन भारत का समय था। जब यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी
तो उस समय यूरोप में साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, डिस्कवरी के क्षेत्र में और साइंटिफिक के क्षेत्र में, उसके बाद मानचित्र के बारे में और जहाज़ के बारे में, दिशा सूचक यंत्र और क्रिएटिविटी के बारे में, इस तरह से जो है ना, तो इन सभी के सिलसिले में यूरोपवासी बहुत आगे निकल गए। जब वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए तो इसीलिए हम लोग उसे मॉडर्न यूरोप कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं, मतलब फिर से दोबारा जीवित होना। पुनः मतलब पुनः जागरण मतलब जीवित होना। हम लोग अपनी भाषा में समझने के लिए पुनर्जागरण को कह सकते हैं, मतलब फिर से दोबारा जीवित होना। ठीक है, तो पुनर्जागरण किसे कहेंगे? मतलब नए नए खोज, नए नए डिस्कवरी, साइंटिफिक विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, जहाज़ के क्षेत्र में, दिशा सूचक यंत्र के क्षेत्र में, मानचित्र कला के क्षेत्र में, नए नए क्रिएटिविटी के क्षेत्र में। तो ये सभी डिस्कवरी होने के कारण उसे हम लोग यूरोप को पुनर्जागरण का काल कहते हैं। और उस समय में जब इतने सारे काम हो गए सिर्फ और सिर्फ यूरोप में हुए, तो इसीलिए हम लोग उसे आधुनिक यूरोप का काल कहते हैं। और उस समय में भारत में क्या था? मध्यकालीन भारत का काल था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ें? तो पुनर्जागरण की शुरुआत कैसी हुई? क्योंकि सबसे पहले भारत जो है, भारत से अरब व्यापार करते थे, अरब से यूरोपीय महादेश व्यापार करते थे, जिस कारण से यूरोप और इंडिया के बीच में डायरेक्ट व्यापार नहीं होता था। जब नहीं होता था तो इस बीच में क्या हुआ? अरब और तुर्की के बीच मनमुटाव हो गया। जब मनमुटाव हो गया तो अरब ने तुर्की पर आक्रमण कर दिया। जब तुर्की पर आक्रमण कर दिया तो स्थलीय मार्ग जो था वो अवरुद्ध हो गया। जब स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो गया तो कुस्तुनतुनिया पर अरब जो हमला किया तो मार्ग क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। जब मार्ग अवरुद्ध हो गया तो ये लोग सोच रहे थे अब नए नए खोज किए जाए, जिससे नए मार्ग हमको मिले, जिससे हम फिर व्यापार को पहले के जैसा व्यापारी को शुरुआत कर सके। क्योंकि सबसे पहले यूरोप और भारत का संबंध व्यापारिक था जो टूट जाता है। और इसी कारण से यूरोप में शुरू होती है भौगोलिक खोज, जिसे हम लोग इतिहास में उसकी भाषा को पुनर्जागरण कहते हैं। यहाँ तक समझ गए? देखिए, अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल के बारे में बात करते हैं। ये जो भौगोलिक खोज और पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, ये सभी जो साहित्य, विज्ञान, डिस्कवरी, साइंटिफिक, क्रिएटिविटी, जितने सारे चीज़ों और जहाज़, दिशा सूचक यंत्र के बारे में बात हुई, तो उसको सबसे बढ़ावा किसके जरिए से मिला? आखिर तो कोई ऐसा होगा ना जो उनके पीछे रुपया पैसा खर्च करता होगा, क्योंकि बिना रुपया पैसा खर्च किए कोई चीज़ संभव नहीं है। तो इन सभी में योगदान दिया स्पेन और पुर्तगाली के राजा ने। किसने? स्पेन और पुर्तगाली के राजा। तो हम लोग पहले पुर्तगाल के राजा के बारे में बात कर लेते हैं। तो पुर्तगाल के राजकुमार कौन थे? प्रिंस हेनरी थे। पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी थे, जिसे हम लोग प्रिंस हेनरी को दे नेविगेटर भी कहते हैं। दे नेविगेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो ये सारे खोज को, पुनर्जागरण को बढ़ावा दिए, इतने सारे खर्च किए, जिस कारण से हम लोग उसे दे नेविगेटर भी कहते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा हम लोग उसके बारे में आगे बात करेंगे। थोड़ा हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे कि पुर्तगाल के राजकुमार थे प्रिंस हेनरी, उनके जरिए से क्या सहयोग मिला सभी को, पुर्तगाल वासियों को और यूरोपीय महादेश वासियों को, कि आप नए नए खोज को आरंभ कीजिए। उसने लोगों को बहुत तरह से प्रोत्साहित किया, मदद किया, इस तरह से कार्यों आगे बढ़ा। उसके बाद पुर्तगाल के बारे में हम लोग समझ गए। थोड़ा हम लोग और स्पेन के बारे में समझ लेते हैं। 1 मिनट में छोटा सा, फिर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिर स्पेन में क्या हुआ? स्पेन के जो राजा थे इसी तरह से वो भी बोले सभी को कि आप लोग भी आगे आइए, हर चीज़ में अपना रुचि दिखाइए, जिससे हम खर्च करेंगे आपके पीछे। तो फिर स्पेन से स्पेन के नागरिक कोलंबस ने फिर नए नए डिस्कवरी के तहत, भौगोलिक खोज के तहत वो भी आगे बढ़ा। जब वो आगे बढ़ा तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका जाके पहुंचा। उत्तरी अमेरिका का एक क्षेत्र जाके पहुंचा जहां पर कुछ आदमी जनजाति मिले, जिसे हम लोग रेड इंडियन प्रजाति या जाति के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि रेड इंडियन प्रजाति या जाति कहाँ से संबंधित है? उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। तो कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज कब की थी? 1492 ईस्वी में। इसीलिए उत्तरी अमेरिका को कोलंबस का भारत कहा जाता है। उसने भारत को खोजने का प्रयास किया, भारत को खोजने के क्रम में उसने उत्तरी अमेरिका को खोज लिया। तो वो कहाँ के थे? कोलंबस स्पेन के थे। इसीलिए कोलंबस का भारत किसे कहते हैं? उत्तरी अमेरिका को कहते हैं। रेड इंडियन प्रजाति ये कहाँ मिलता है? उत्तरी अमेरिका में मिलता है। उसके बाद नई दुनिया किसे कहते हैं? हम लोग उत्तरी अमेरिका को कहते हैं, क्योंकि उसने एक नई दुनिया को देखा, सोचा कि एक नई दुनिया है जिसे हम खोजे हैं। तो कोलंबस ने उसको नाम दिया था क्या? नई दुनिया नाम दिया था।
किसको? उत्तरी अमेरिका को। तो उत्तरी अमेरिका के बारे में क्वेश्चन आता है यहाँ पर यूरोपीय महादेश से कि कोलंबस का भारत, रेड इंडियन प्रजाति, उसके बाद नई दुनिया किसे कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका को कहते हैं। ये नाम किसके जरिए से पड़ा? कोलंबस के जरिए से पड़ा। कोलंबस कहाँ के थे? ये स्पेन के थे। उसके बाद फिर हम लोग पुर्तगाल के बारे में पढ़े, थोड़ा फिर से पुर्तगाल के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। पुर्तगाल जो है ये भी यूरोप के थे। तो पुर्तगाल से भारत की खोज करने के लिए निकला, लेकिन यहाँ पर हम लोग भारत की खोज नहीं कर सकते हैं, भारत में एक नए मार्ग की खोज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है जो हिस्ट्री से संबंधित है हम लोग पढ़ चुके हैं ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल में, मगध साम्राज्य के बारे में, महाजनपद में, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कि ये सब में भारत के बारे में जिक्र किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत की खोज बहुत पहले हुई थी। लेकिन पुर्तगाल के बारे में और वास्को डी गामा के बारे में बात करेंगे तो हम लोग ये बोलेंगे कि एक नए मार्ग की खोज की गई थी भारत तक पहुंचने के लिए वास्को डी गामा के जरिए से। तो अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? पुर्तगाल के बारे में। यूरोपीय महादेश में पुर्तगाल देश थे, तो वहाँ से वास्को डी गामा निकले, वो दक्षिण अफ्रीका तक पहुँचे। तो पुर्तगाल से सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका तक पहुँचे कौन थे ऐसे आदमी? फर्स्ट आदमी कौन थे जो पुर्तगाल से निकले थे? तो वो थे बार्थो लोमो डियास थे। वो पहले व्यक्ति थे जो पुर्तगाल से निकलकर भारत की खोज पर निकले थे, भारत के नए मार्ग की खोज पर निकले थे, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए, वो दक्षिण अफ्रीका तक ही पहुंचे। भारत की खोज करने किसने निकले थे? भारत की नए मार्ग की खोज करने, तो बार्थोलोमो डियास। ये कहाँ तक पहुंचे थे? दक्षिण अफ्रीका तक पहुंचे। उसके बाद वो रिटर्न हो गए। तो दक्षिण अफ्रीका में किस जगह तक पहुंचे थे? तो उसे हम लोग केप ऑफ गुड होप कहते हैं, केप ऑफ गुड होप कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी की भाषा में आशा अंतरिप कहते हैं। क्या कहते हैं? आशा अंतरिप कहते हैं। फिर पुर्तगाल से और दूसरे व्यक्ति निकले भारत की नए मार्ग की खोज करने। कौन निकले? वास्को डी गामा निकले। जब वास्को डी गामा निकले तो कहाँ तक पहुँचे? तो ये एशिया से, तो ये यूरोपीय महादेश से एशिया महादेश आता है, उसके बाद भारत पहुँचता है। भारत में फिर कहाँ पहुँचता है? तो इंडिया में कालीकट पहुँचता है, कालीकट बंदरगाह पहुँचता है। ये कहाँ है? केरल में है। ठीक है, कहाँ है? ये केरल में है। अब हम लोग यूरोपीय महादेश के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यूरोपीय महादेश से भारत जो आए, कौन कौन आए? कंपनियों के आगमन के क्रम में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले यूरोपीय महादेश से कौन आए थे? पुर्तगाल आए थे। कब? 1498 ईस्वी में आए थे भारत। पुर्तगाल से कौन? वास्को डी गामा आए थे। फिर डच आए थे 1595 में। फिर अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में। फिर फ्रेंच आए थे, मतलब फ्रांसीसी 1664 में। तो इनके बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखिए हम समझते हैं। सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, तो पुर्तगाल जब आया, जब पुर्तगाल आए तो ये तो भारत में आ गए। सबसे पहले जब भारत में आ गया तो ये तो बहुत ज़्यादा विकसित हो गए। फिर उसके बाद कौन आया? डच आया। फिर डच के बाद अंग्रेज आया, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आया। जब पुर्तगाल आया तो उसके पीछे डच आया। अब जब डच आ गए तो ये तो सोचेगा कि हम पुर्तगाल से युद्ध करेंगे, पुर्तगाल जो जगह पुर्तगाल है जहाँ जहाँ पर, वहाँ से हम छीनेंगे, उससे युद्ध करेंगे, जिससे कि मेरा भी मान उन ज़्यादा बढ़ेगा और मेरा यहाँ पर सहयोग होगा। ये कौन सोचा था? डच सोचा। फिर डच के बाद कौन आए थे? अंग्रेज आए थे। फिर अंग्रेज और डच के बीच में युद्ध हो जाता है। फिर अंग्रेज भी अपने आप को विकसित करना चाहता है भारत में। फिर अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आता है। फिर फ्रांसीसी भी सोचता है कि हम भी डेवलप करें भारत में, हम भी आगे बढ़ें भारत में। तो ये सोचकर कौन कौन? मुख्य रूप से 4 कंपनी आए, 4 मतलब देशवासी आए थे जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी आए थे। अब जब पुर्तगाल सबसे पहले आए थे, उनका युद्ध किससे होता है? डच से आता है। डच सोचता है कि हम पुर्तगाल का एरिया को छीनेंगे, पुर्तगालियों से युद्ध करेंगे। तो इस क्रम में देख रहे हैं पुर्तगाल क्या हो जाता है? धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है। फिर दोनों के बीच युद्ध हो जाता है। फिर अंग्रेज आता है। फिर अंग्रेज जब आता है तो ये किसके साथ युद्ध करता है? डच और पुर्तगाल के साथ, डच और पुर्तगाल के साथ। फिर अंग्रेज सोचता है कि हम इन दोनों को हटाकर हम यहाँ पावरफुल बने, जिस कारण से अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच युद्ध हो जाता है, अंग्रेज और डच के बीच युद्ध हो जाता है। तो ये सभी चीज़ जो देखता है, तो पुर्तगाल देखता है कि कोई भी नया नया देशवासी आता है तो हम सबसे पुराना है तो सब हमसे युद्ध करता है। ये सोचकर पुर्तगाल किसी तरह से डच से तो निपट लेता है, डच से, और
डच से बच जाता है, फिर भी उनको पुर्तगाली वासियों को दिक्कत होता है। इस बीच फिर अंग्रेज वासी आ जाता है, वो भी दोनों से युद्ध करता है। तो पुर्तगाल यहाँ पर पुर्तगाल समझदारी से एक माइंड लगाता है, वो सोचता है कि हम क्यों ना अंग्रेज से वैवाहिक संबंध स्थापित करें। अगर हम अंग्रेज से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेंगे तो अंग्रेज कभी हम पे हमला नहीं करेगा। कौन सोचता है? पुर्तगाल सोचता है। जिस कारण से पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन थी और अंग्रेज के जो राजकुमार चार्ल्स द्वितीय थे, तो अंग्रेज के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह हो जाता है। जब विवाह संबंध ये लोग आपस में रिश्तेदार बन जाता है तो अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच युद्ध समाप्त हो जाता है, जिस कारण से फिर पुर्तगाल भी अपना एरिया में हमेशा के लिए आगे बढ़ जाता है। और पुर्तगाल दहेज में क्या मुंबई को देता है, आप लोग जानते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी हम लोग समझ रहे हैं, आगे हम लोग टॉपिक वाइज फिर डिटेल से पढ़ेंगे। तो पुर्तगाल का टेंशन फ्री हो गया। अब वो समझ गया कि जब अंग्रेज मेरा दोस्त बन गया तो कोई और देश कितना पावरफुल आ जाए हम पे आक्रमण नहीं करेगा। तो पुर्तगाल एक तरफ से समझदारी से काम ले लिया, वो आगे बढ़ गया। एक तरफ से अंग्रेज भी समझदार बन गया, ये भी सोचा कि सही है, युद्ध तो हमको करना था, अब युद्ध नहीं करेंगे। अब जब वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया तो हम लोग का काम आसानी से हो जाएगा। तो ये सोचकर पुर्तगाली अंग्रेज अपना निश्चित हो गए। उसके बाद फिर इस बीच में फ्रांसीसी आ जाता है अंग्रेज के बाद। फिर फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में युद्ध होता है। अब ये लोग दोनों सोचता है कि क्यों ना हम लोग भी पावरफुल बने, हम लोग भी भारत में मतलब राज करें। तो ये सोचकर फिर फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में युद्ध होता है, जिसे हम लोग कर्नाटक का युद्ध के बारे में कर्नाटक का युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये कारण से पुर्तगाल जो है सबसे पहले आए थे, पुर्तगाल जो सबसे पहले भारत आए थे। तो ये समझदारी जो अपनाया, विवाह संबंधित जो ये प्रस्ताव को स्वीकार किया और अंग्रेज के साथ विवाह संबंधी नीति में शामिल हो गए, वही कारण से पुर्तगाल भारत से सबसे लास्ट में गए। भारत छोड़ के पुर्तगाल, उससे पहले अंग्रेज चले गए लेकिन पुर्तगाल भारत में रह गए। अब पुर्तगाल भारत से कब गए? 1961 में गए। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों को भारत के गोवा वाले क्षेत्र से हटाया गया था। ऑपरेशन विजय के जरिए से गोवा वाले क्षेत्र पर भारतवासी अपना अधिकार जमाए, जिस कारण से पुर्तगाल निश्चित हो गए। अब हम लोग आगे वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे, मतलब एक एक करके हम लोग टॉपिक को समझेंगे कि पुर्तगाली का योगदान क्या रहा है भारत में, वो कैसे क्या किए, क्या क्वेश्चन आते हैं, डच का क्या मामला रहा भारत में, अंग्रेज़ का क्या मामला रहा, फ्रांसीसी का क्या मामला रहा। रिवीजन कर लेते हैं स्पीड से। तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट में 2 मिनट में स्पीड में समझ जाते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े। हम लोग ये समझे कि भारत से व्यापार कौन करते थे? अरबवासी व्यापार करते थे। फिर अरबवासी के साथ यूरोपीय महादेशवासी व्यापार करते थे, ठीक है। इस तरह से यूरोपीय और भारत के बीच ये जो संबंध था, व्यापारिक संबंध चल रहा था। इसके बीच में क्या होता है? अरब और तुर्की के बीच मनमुटाव हो जाता है। तो तुर्की और अरब के बीच मनमुटाव हो जाता है। तो तुर्की का क्षेत्र है कुस्तुनतुनिया, जहाँ पर अरब जो आक्रमण कर देता है 1453 ईस्वी में। उसके बाद जो है स्थल मार्ग से जो व्यापार हो रहा था वो अवरुद्ध हो जाता है। जब अवरुद्ध हो जाता है तो फिर व्यापार कैसे करेगा यूरोपवासी और इंडियावासी, ये दोनों। तो जिस कारण से स्पेन और पुर्तगाल के राजा आगे आते हैं। इसके पीछे एक और कारण है। इसके बीच में क्या होता है? यूरोपीय महादेश और एशिया महादेश के भारत देश है, ये लोग अपने बीच में जो व्यापार संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन ये लोग लाल सागर हिंद महासागर होते हुए जो व्यापारी का जो कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं, तो इसमें इनको डर ये लगता है कि इतने दूर से पूरा घूमना पड़ता है। घूमने के कारण इनको समय बहुत ज़्यादा लग जाता था। डर रहता था कि हम इतना देश में घूम करके हम भारत पहुंच रहे हैं, उसके बाद यूरोप महादेश पहुंच रहे हैं, तो जो भी सामान हम भारत से लेके आएंगे, एक तो समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, दूसरा सामान खोने का खतरा है कि कोई भी समुद्री डाकू हो लाल सागर और हिंद महासागर से जो डाकू वाला जो मामला था, कोई भी आके आक्रमण कर देगा, हमसे सामान छीन लेगा। उसके बाद जिस रास्ते से वो लोग व्यापारी करते थे सभी में टैक्स देना पड़ता था। तो ये सभी के कारण स्पेन और पुर्तगाल के राजा बोले कि इस तरह से मामला सही नहीं है, बहुत तरह का दिक्कत है। अब ऐसा कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे, आप लोग नए नए मार्ग को खोजिए, नए नए देश को खोजिए। जिससे हम लोग पुनर्जागरण के बारे में बात किए, पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, तभी तो भारत और अमेरिका की खोज हुई। भारत की खोज तो नहीं कह सकते हैं, भारत के नए मार्ग की खोज हुई, क्योंकि भारत की खोज बहुत पहले हो गई थी। हम लोग अभी बात किए कि जैसे महाजनपद के बारे में बात किए, मगध महाजनपद, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, उसी समय से भारत के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो आगे हम लोग बात किए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो स्पेन से सबसे पहले कौन निकले थे? कोलंबस निकले थे।
जो उत्तरी अमेरिका तक पहुँचे, जिसे कोलंबस का भारत कहा जाता है, नई दुनिया कहा जाता है, रेड इंडियन प्रजाति वहाँ पर मिलता है। उसके बाद फिर पुर्तगाल से कौन आया, पुर्तगाल से बार्थोलोमो डियास आया, जो दक्षिण अफ्रीका तक ही पहुँचे, भारतीय महादेश नहीं आ पाया, भारत नहीं आ पाया। दूसरा आदमी कौन आया भारत, तो वास्को डी गामा आया। ये कहाँ आया, केप ऑफ गुड होप आया, जिसे हम लोग हिंदी में आशा अंतरिक्ष कहते हैं। तो ये एशिया पहुंचा, एशिया में भारत देश पहुंचा, भारत में फिर कालीकट बंदरगाह पहुंचा। कालीकट बंदरगाह कहाँ, केरल में है। उसके बाद फिर इस तरह से यूरोपीय कंपनियां भारत आई धीरे धीरे। कौन कौन कंपनी भारत आई, जैसे पुर्तगाली सबसे पहले आया 1498 में, फिर डच आया 1595 में, फिर अंग्रेज आया 1600 में, फिर फ्रेंच आया फ्रांसीसी 1664 में। एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि यूरोपीय महादेश से व्यापार के मकसद से या यूरोपीय देश से कौन ऐसे ऐसे आदमी थे जो फर्स्ट टाइम आया भारत, कब कब आया, तो पुर्तगाल से 1498 में आया, डच में 1595 में आया, अंग्रेज से मतलब 1600 में आया, फिर फ्रांसीसी से 1664 में आया। आवाज कट रही है। देखिए यहाँ पर आप पीडीएफ में गौर कीजिए। तो पीडीएफ में हम लोग क्या देखें, सबसे पहले यूरोपीय महादेश से कौन आया, पुर्तगाल आ गया 1498 में, फिर डच आया 1595, फिर अंग्रेज आया 1600 में, फ्रेंच आया 1664 में। लेकिन कंपनी की स्थापना का क्रम है, देखिए उनको कंपनी बनाने का ज़रूरत क्यों पड़ा भारत में। अब ये लोग जो व्यापारी कर रहे थे, व्यापारी करने के दौरान इन लोगों को ये पता चला कि हम लोग जो व्यापारी करने के कारण जो भी सामान लेते हैं, ये सामान को भारत से यूरोप महादेश ले जाने के क्रम में कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता था कि जहाज़ को आने में समय लग जाता था। दो तीन जहाज़ है, अब सामान रखेंगे तो सामान कहाँ रखेंगे, अब सामान ले जाने में टाइम लग रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है 2-3 दिन लग जाता है, कभी ऐसा हो जाता है सामान नहीं मिल रहा है भारत में, क्योंकि बहुत सारे कंपनी हो गए। जब बहुत सारे कंपनी हो गए, सभी कंपनी चाहते थे कि सबसे पहले हमको सामान मिले, क्योंकि उनको जाके यूरोप में फिर बेचना था, जिससे ज़्यादा मुनाफा कमाना था। तो उसमें ऐसा हो जाता है कि सबसे पहले सब कुछ सोचते थे कि हम सबसे पहले हम सामान खरीदें। अब सामान खरीदेगा तो रखेगा कहाँ, जिस कारण से कंपनी की स्थापना करना पड़ा। तो देखिए आने के क्रम में आता है कौन, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज, फ्रेंच आता है। लेकिन कंपनी की स्थापना के क्रम में कंपनी की स्थापना सबसे पहले पुर्तगाली कर लेता है, सेकंड नंबर पर अंग्रेज कर लेता है। यहाँ कॉन्सेप्ट है, सेकंड नंबर पर अंग्रेज कर लेता है, थर्ड में डच, फिर फोर्थ में फ्रांसीसी करता है। अब कंपनी की स्थापना कर लेती है। तो पुर्तगाली कब आए थे, 1498 में। कंपनी की स्थापना कब करते हैं, 1503 में, 5 साल बाद। कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, देखिए कितने साल बाद याद करना है, तो 5 साल बाद। फिर अंग्रेज कब आए, भारत 1600 में आया। फिर कंपनी की स्थापना कब किए, 1608 में किए, 8 साल बाद। फिर डच आया 1602 में आया। कंपनी की स्थापना कब किए, 1605 में किए। फ्रांसीसी आया 1664 में भारत पहुँचे। कंपनी की स्थापना कब किए, 1668 में। यहाँ पर आपको रटने का ज़रूरत नहीं है, बस एक याद रखना है कि भारत कब आया, 1498 में। कितने साल बाद कंपनी की स्थापना किए, 5 साल बाद, फिर 8 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। अब याद एक कॉन्सेप्ट है कि याद कैसे होगा, कंपनी की स्थापना का क्रम, क्योंकि एग्जाम में कंपनी की स्थापना का क्रम पूछेगा। तो वहाँ पर देखिए एक कंपनी की स्थापना क्रम के पास में ट्रिक लिखा हुआ है, ट्रिक में लिखा हुआ है पुत्र अडा डैड फंसा। पीडीएफ पुराना है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पुत्र अडा डैड फंसा। पुत्र से हो जाता है पुर्तगाली, औ से हो जाता है अंग्रेज, डौ से हो जाता है डच, फौ से हो जाता है फ्रांसीसी, ठीक है। तो पुर्तगाली, पुत्र से पुर्तगाली, अड़ा से मतलब अंग्रेज, डैड से हो गया डच, फंसा से हो गया फ्रांसीसी। तो यहाँ से हम लोग कंपनी की स्थापना का क्रम समझ गए। अब कौन कंपनी, कहाँ कंपनी की स्थापना की थी, किस जगह में, उसको कैसे याद करेंगे। तो याद करने का ट्रिक है कोसू मसू। को से हो गया सबसे पहले कोचीन, सू से हो गया सूरत, मौ से हो गया मसूलीपट्टनम, फिर सू से हो गया सूरत। तो 2 कंपनी है, 2 मतलब देश है जो सूरत में कंपनी की स्थापना करती है, एक सेकंड नंबर वाला, एक 4th नंबर वाला। तो 2 आपको सूरत में ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद याद करने का ट्रिक हम लोग समझ गए कोसू मसू, तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा। अब एक सवाल आता है कि अंग्रेज जो भारत आए थे, तो ये एक क्वेश्चन आता है कि 1608 में या 1613 में कंपनी की स्थापना कब किए थे। तो अंग्रेज जब आए थे, इनका युद्ध हुआ पुर्तगाली से। ये पुर्तगाली से डर रहे थे कि पुर्तगाली पुराने हैं, कुछ भी है पुराना पुराना होता है। तो ये कंपनी की स्थापना सूरत में करना चाहते थे। जब सूरत में करना चाहते थे 1608 में इनको परमिशन मिल गया था, 1608 में सूरत में कंपनी की स्थापना करने का।
लेकिन इस बीच में ये मुग़ल सम्राट जहांगीर थे, जहांगीर के क्रम में कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है और पुर्तगाली के क्रम में कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि इनको कंपनी की स्थापना करने के क्रम में इसको रोक लगा देता है कि आप कंपनी की स्थापना सूरत में नहीं कीजिए, जिस कारण से इनका कंपनी का काम रुक जाता है सूरत में। जब सूरत में काम रुक जाता है तो अब आगे क्या होगा, ये तो समझ गया कि रुकवाया कौन है, पुर्तगाल रुकवाया है, रोका कौन है, तो जहांगीर रोका है मुग़ल वंश। तो अंग्रेज़ का टेंशन इन दोनों से हो गया। फिर अंग्रेज़ आगे बढ़ जाता है, फिर ये सोचता है कि क्यों ना हम युद्ध कर लें पुर्तगाली से, युद्ध करके फिर हम अगर जीत जाएंगे, उसको हरा देंगे, तो हम जहाँ मन जाएगा वहाँ हम कंपनी की स्थापना कर लेंगे। उसके बाद फिर आगे युद्ध हो जाता है। युद्ध होता है तो हम लोग इसको डिटेल से अंग्रेज़ ब्रिटिश के बारे में जहाँ हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ हम लोग समझ लेते हैं। तो कंपनी की स्थापना करने की शुरुआत कहाँ करती है, सूरत में करती है 1608 में। लेकिन ये कंपनी का काम रुक जाता है, ये कंपनी स्थापित नहीं हो पाती है। फिर बीच में मसूलीपट्टनम में ये करता है, 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में शुरू करती है कंपनी बनाने के लिए। फिर मसूलीपट्टनम वाला कंपनी इनका कंप्लीट रूप से बन जाता है। तो कौन सा तो अंग्रेज़ का कंपनी जो है प्रथम कंपनी की स्थापना कहाँ होता है, मसूलीपट्टनम में। कब, 1611 ईस्वी में। लेकिन कंपनी की शुरुआत, प्रथम फैक्ट्री की शुरुआत कहाँ करती है, सूरत में, 1608 में। अब सूरत में जो कंपनी की स्थापना शुरुआत की थी बनाने के लिए, कब पूरा होता है, 1613 ईस्वी में। क्वेश्चन आता है कि सूरत की कंपनी कब बनी थी, 1613 में कंप्लीट रूप से, और मसूलीपट्टनम की 1611 में। क्वेश्चन आएगा कि अस्थायी रूप से अंग्रेजवासी कंपनी की स्थापना कहाँ किए थे, मसूलीपट्टनम में किए थे 1611 में। फिर क्वेश्चन आएगा अंग्रेजवासी अस्थायी रूप से कंपनी की स्थापना कहाँ किए थे, सूरत में किए थे। कब, 1608 में या फिर 1613 में। 1613 में कंप्लीट हो गया, 1608 में स्टार्ट किए थे। कुछ मामला हो गया जिस कारण से रुक गया था, ये कन्फ्यूजन वाला था, बस यहाँ समझना है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, पुर्तगाली पढ़ेंगे। लेकिन पुर्तगाली पढ़ने से पहले अब हम लोग थोड़ा यूरोपीय कंपनी के बारे में इतना समझ लिए, अब इससे क्वेश्चन क्या आएगा उसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर एक एक देश के बारे में जानेंगे। तो देख रहे हैं, इस कारण से जो कंपनी की स्थापना करने के लिए नहीं देता था अंग्रेज़ को, जिस कारण से क्या होता है, अंग्रेज़ और पुर्तगालियों का हमेशा युद्ध होता है, जिस कारण से फिर डच भी पुर्तगाली से युद्ध करता है, अंग्रेज़ भी पुर्तगाली से युद्ध करता है। आगे चल के फ्रांसीसी आता है, वो भी पुर्तगाली से युद्ध करता है, जिस कारण से पुर्तगाली समझदारी अपनाता है और पुर्तगाली क्या करता है, अंग्रेज़ से विवाह संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर देता है। तो जिस कारण से पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन का विवाह अंग्रेज़ के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो जाता है, जिसके बाद क्या होता है, दोनों खुश हो जाता है, दोनों का कंपनी का सिलसिला आगे बढ़ता है। उसके बाद पुर्तगाली सबसे लास्ट से भारत से जाता है गोवा से 1961 में। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा पर अधिकार करता है भारत। यही कहानी है। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं, अब हम लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन के बारे में पढ़े तो उससे क्वेश्चन क्या आता है। सर यूट्यूब चैनल का नाम फिर से बताइए, यूट्यूब चैनल का नाम। यूट्यूब चैनल का नाम है समाज और बिहार यूट्यूब चैनल। तो हम लोग यूरोपीय कंपनी के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट जाने, अब उससे क्वेश्चन क्या आएगा ये समझना है। उसके बाद तो हम उसको याद कर पाएंगे ना कि इम्पोर्टेंट क्या है। तो हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था, यह वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह किस वर्ष में आया था, 1498 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। मध्यकाल में भारत में कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था, मध्यकाल में भारत चल रहा था। यूरोप में कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था, यूरोप में आधुनिक यूरोप चल रहा था, मतलब मॉडर्न युग चल रहा था। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मध्यकालीन के बारे में है, क्योंकि भारत में मध्यकालीन था। तो मध्यकालीन में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, पुर्तगाली थे। उसके बाद देखिए वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में। ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस में आप देखेंगे या कोई भी एग्जाम में देखेंगे। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था।
कालीकट बंदरगाह केरल में है, तो केरल के कोई राजा होंगे, तो जो स्वागत करेंगे तो राजा कौन थे? राजा जमोरिन थे। स्वागत करेंगे तभी तो वास्को डिगामा पूरा विकसित हुए, आगे बढ़ गए, पावरफुल हुए। वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह है, कालीकट पर, केरल का कालीकट पर किस वर्ष में आया था? 1498 AD में आया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। फिर वास्को डिगामा भारत कब आया था? भारत कब पहुंचा था? 1498 में। निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। किन यूरोपीय ने भारत में प्रथम सामुद्रिक है मतलब समुद्र जो होता है व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो पुर्तगाली किए, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। हम लोग अभी पढ़े पांडिचेरी, जिसे हम लोग अभी पुडुचेरी के नाम से जानते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ कथन दिए हुए थे, उनमें से ये कथन सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति कौन थे? पुर्तगाली थे। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेज ने। अभी हम लोग पढ़े कोसुमसु और पुत्र अड्डा डैड फंसा, वहाँ से पढ़े। पुर्त से पुर्तगाली था, कहाँ किए थे? कोचिन में किए थे। कोचिन हम लोग पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े थे? पुत्र अड्डा, और से अंग्रेज पढ़े। यहाँ तक देश का नाम हम समझ गए। कहाँ कंपनी स्थापित की? तो कोसू, सू से सूरत में था। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट आप वहाँ से आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। फिर आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो ये डुप्ले था। आगे बात करते हैं, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये बिहार था। बिहार में यूरोपियों को क्या मिलता था? सर्वप्रथम सोरा और अफीम। और देखिए, भारत में भी सबसे पहले यूरोपीय महादेश से कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। और बिहार में भी सबसे पहले यूरोपीय महादेश से कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। जब हम लोग बिहार को पढ़ेंगे, बिहार की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, वहाँ पर भी हम लोग इस तरह से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे।